ठीक है, तो हम लोग नेपाल कर रहे थे, नेपाल कर रहे थे। बनाइए, ये नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सबसे पहले तो यही लिखिए, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। फिर एक डायग्राम बनाइए। ये उत्तराखंड है, नेपाल को टच कर रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आपका बिहार हो गया, इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आपका सिक्किम हो गया। इनके जिले भी लिखिए यहाँ पर, जैसे 3 जिले स्पर्श करते हैं किसके? उत्तराखंड के। एक हो गया पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाता है, एक चाइना के साथ और एक नेपाल के साथ। यानी ऊपर चाइना लग गया पिथौरागढ़ के, और नीचे इस तरफ क्या लग गया? राइट साइड में नेपाल लग गया। पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत और तीसरा उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, उत्तर प्रदेश का मैप ढूंढना है और मुझे बताना है कि नेपाल में कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं। तो जब तक आप अपना मैप निकालते हैं, उत्तर प्रदेश सिर्फ जिलों वाला मैप निकालिए, जो आपके ऊपर नेपाल से टच कर रहे होंगे उन जिलों को आपने लिखना है। ऐसे बिहार में कौन कौन से जिले हैं इस तरह से बनाइए और उनके नाम लिखते रहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से जिले हैं, सिक्किम का कुछ खास नहीं है इतना, बट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है? ठीक है। तो इधर उत्तराखंड में मैंने बता दिया आपको, पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत और तीसरा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर किनके नाम पर है? सरदार उधम सिंह के नाम पर है, ठीक है। सरदार उधम सिंह। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार उधम सिंह ने एक नाम रखा था अपना, जिसमें 3 धर्म दिखते हैं हमें, तो वो नाम क्या था? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या नाम रखा था? राम हिंदू धर्म से हो गया, मोहम्मद मुस्लिम धर्म से हो गया, सिंह जो हो गया वो आपका सिख धर्म से हो गया, तो राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है। सरदार उधम सिंह कौन है? इंग्लैंड गए थे, किसकी हत्या की थी इन्होंने? डायर की। कौन से वाले डायर की? जनरल आर डायर या ओ डायर? मैप उसमें पेपर प्रैक्टिस में कर लिया आप लोगों ने? हाँ, देख लो एक बार, कई बार भ्रम होता है। राम मोहम्मद सिंह आजाद एक मूवी है, इसमें वो देख लेना, राज बब्बर उसमें उन्होंने भूमिका निभाई है। किसकी? किसकी? सरदार उधम सिंह की। और शायद अभी हाल ही में भी कोई मूवी आई है नहीं उधम सिंह पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता ही है, बैसाखी का दिन था, ठीक है। धारा 144 लगी हुई थी, है ना। और धारा 144 ही क्या लगी हुई थी भाई? मार्शल लॉ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? और लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध था। तब तक क्या हुआ? पंजाब के 2 नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके नाम थे, क्या नाम थे? पंजाब के वो 2 कौन नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण बैसाखी जो मेला लगा हुआ था अमृतसर में, जलियांवाला बाग जहां हत्याकांड हुआ, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो भाई, मेले में आ रखे थे, गांव के लोग थे, पिंड के, है ना, मेला देखने आ रखे थे। भाषणबाजी शुरू हुई कि भाई आज़ादी के लिए ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे जो नेता हैं उनको क्या कर दिया गया है। तो एक तो डॉक्टर सत्यपाल थे, दूसरे कौन थे? सैफुद्दीन किचलू।
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। वहां पे वो इकट्ठे हुए, कुछ लोग भाषण देने लगे, गांव के लोग जैसे होते ही हैं अगल बगल क्या हो गए, सुनने लगे। तब तक डायर आया और उसने क्या कर दिया, गोलियां चलवा दी, कई लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े तो कम बताते हैं जो उनके, है ना, लेकिन फिर कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी बिठाई, उसमें जांच हुई, पता चला कि बहुत ही क्या हुआ है, जघन्य नरसंहार हुआ है। बच्चे थे उसमें, महिलाएं थी उसमें, पुरुष थे उसमें, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट स्पर्श कर रहे हैं नेपाल को, क्रम से बताइएगा मुझे, इधर से लेके इधर तक। काम करना सीखिए, क्या करना है, आपने सीखना है कि किसी मैप को कैसे देखते हैं हम लोग। बताइए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। पीलीभीत, किधर से कर रहे हैं हम, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। दूसरा लखीमपुर खीरी। तीसरा बहराइच। एक बार उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि घासी मसूद का मकबरा कहाँ है, बहराइच में है घासी मसूद का मकबरा, ठीक है, कोई रहे होंगे। उसके बाद श्रावस्ती, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, श्रावस्ती। जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आप तो वहां पे श्रावस्ती नाम आएगा। फिलहाल इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। आगे बलरामपुर। उसके बाद सिद्धार्थनगर, ठीक है। उसके बाद महाराजगंज। उसके बाद है ना, मैंने चलो ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन गया। उसके बाद बिहार के डिस्ट्रिक्ट बताइए कौन कौन से हैं। पश्चिमी चंपावत, वेस्टर्न चंपावत, सॉरी चंपावत बोल रहा हूं मैं, चंपारण। चंपावत हम उत्तराखंड के ना, बार बार चंपावत निकलता है। चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। चंपारण सत्याग्रह तो पता ही है सभी को, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे सीतामढ़ी। उसके बाद मधुबनी, आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, आंसर बिहार से, मधुबनी चित्रकला। आगे सुपौल। आगे आगे अगला डिस्ट्रिक्ट, अगला डिस्ट्रिक्ट हरिया, अरैया, अरैया। ये इंग्लिश में पढ़ने वालों के प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होते हैं। हाँ जी। आगे किशनगंज। अगला, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं नेपाल को, तब तक मैं बता देता हूं। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग सबने सुना होगा, सुना है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, असोम में पड़ता है, तो सॉरी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं दार्जिलिंग में चाय मिलती है, असम की चाय, और मैच कर देते हैं कि असोम में होगा। असोम में नहीं है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है आपका, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यूपीएससी ने दार्जिलिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने हिल स्टेशन पूछा है। उसने कहा कि कैलिम्पोंग, ये जो कैलिम्पोंग हिल स्टेशन है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। कई बार यूपीएससी हिल स्टेशन से क्वेश्चन पूछती है। तो जैसे मैंने कहा कैलिम्पोंग बहुत कम लोगों ने सुना हुआ था उस जमाने में, जिस समय प्रश्न पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। तो आंसर कैलिम्पोंग कहाँ पड़ता है आपका, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ऐसे एक बार मध्य प्रदेश का पूछा उन्होंने, पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ है ना, तो वो कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो हिल स्टेशन याद रखना। एक बार डलहौजी से पूछा, डलहौजी तो सभी को पता है ना, हिमाचल प्रदेश में है। तो एक बार उन्होंने ऊटी से पूछा, ऊटी ऐसे नहीं पूछा उन्होंने कहा उटक मंडल, उसका नाम पूछा कि नाम उटक मंडलम जो है वो किसका नाम है, ऊटी का नाम है, उटक मंडलम, ठीक है। तो यूपीएससी कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। एक बार उसने तमिलनाडु से पूछ लिया,
कि शिवकाशी एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो पटाखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे ही हम मेघालय पढ़ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट जब हम पढ़ रहे थे, वहां से प्रश्न पूछ लिया उसने। उसने कहा कि एक पुल बनाते हैं वहां के लोग, इधर भी बेल होती है, बेलें होती है ना, बेल जो लगती है, उधर भी बेलें लगती हैं, दोनों को वो क्या करते हैं, आपस में बेलों को नदी पार कराते हैं और ऐसे करके बांध देते हैं आपस में, और उसके बाद बेलों पर एक पुल बनता है, जो समय के साथ साथ क्या होता रहता है, जो बेल होगी, जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे बेल भी होती है, तो समय के साथ साथ वो पुल और मजबूत होते जाते हैं। तो नदी पार करने के उन्होंने तरीके ढूंढ रखे हैं, क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, तो नदी पार करने के लिए वो क्या करते हैं, बेलों से पुल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो बेलें और मोटी होती रहती है, और मजबूत होती रहती है, वो पुल और मजबूत होता है। ये तो पता है आपको। बाकी हमारे पुलों के हाल तो देख लीजिए क्या हाल है, जगह जगह क्या हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों लोग इतनी ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं, पुल गिर जाते हैं। उत्तराखंड में भी कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं, है ना, बड़ी चिंता का कारण है। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं नेपाल को? खोजी प्रवृत्ति, जितना आप ढूंढेंगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ढूंढिए। वैसे हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश का ज्यादा पेपर देते हैं, बिहार, यहाँ के बच्चे बहुत ही कम होंगे जो बिहार तक क्या करते हैं, पेपर देने जाते होंगे, झारखंड, बिहार। यानी आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जहां जहां हिंदी भाषी राज्य हैं वहां वहां के पेपर दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि क्या, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मीन्स लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये जो पेपर हैं बड़े वाले, जो पीसीएस जैसे पेपर जो होते हैं, उसमें आप किसी राज्य को नहीं रोक सकते, किसी भी राज्य को आप आने से नहीं रोक सकते कि हमारे स्टेट का पेपर है, पीसीएस है, आप मत आइए, कोई भी दे सकता है पेपर, ये पता है। तो हिंदी भाषी राज्य जहां जहां हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, है ना, और कहाँ कहाँ है हिंदी भाषी, हिमाचल प्रदेश हो, और दिल्ली भी है वैसे तो, है ना, पर दिल्ली का अलग कंसेप्ट है। तो यहां के आप क्या कर सकते हो, पेपर भर सकते हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जैसे कुछ स्टेट के बच्चे हैं वो हर जगह दिखेंगे आपको पेपर देते हुए, उत्तराखंड का बच्चा तो चाहता है कि मैं बस उत्तराखंड का ही पेपर दूं, ठीक है, 3-3 साल वेट करता हो पीसीएस के लिए। अब क्या होता है, आप देश के अन्य पेपर भी दे सकते हो, लेकिन क्या करते हैं वो लोग कि भाषा, एक लैंग्वेज का पेपर रखते हैं जिसको पास करना जरूरी होता है। अब इन राज्यों में क्या है, आपके हिंदी का एक पेपर होता है, जैसे उत्तराखंड में भी सुना होगा आपने, पीसीएस में 300 नंबर का एक पेपर होता है, पहला पेपर जो होगा मेंस में वो किसका होगा, हिंदी का होगा, 300 पेपर का, 300 नंबर का होता है, तो टफ होता है, 105 नंबर लाने होते हैं 300 में से, है ना। तो कुछ राज्य, जो अन्य राज्य हैं जहां जिनके पास अपनी क्या है, भाषा है, अपनी लिपि है, वो वहां उस भाषा और लिपि का पेपर रखते हैं। जैसे पंजाब आप जाएंगे, पंजाब पीसीएस भर तो देंगे आप, लेकिन गुरुमुखी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आप आंध्रा में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, तो वहां पर तमिलनाडु में तमिल होगी, आंध्रा में आपकी तेलुगु होगी, तो उसका पेपर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका पेपर दे पाओगे। इतना पता है कि नहीं पता है? ठीक है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने हिंदी के बाद संस्कृत को अपना क्या किया, सेकंड लैंग्वेज दर्जा दिया। ठीक है। अब मैं तो ये कहता हूं कि उत्तराखंड जो स्टेट बना था, ये आपको पता ही है क्यों बना था, विकास योजनाएं या कोई भी चीज है वो पहुंच नहीं पा रही थी। यहां पर संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हैं बच्चे, संस्कृत का एक पेपर रख दीजिए क्वालिफाइंग, फिर देखिए दोनों की सेवा होगी, राज्य की भी सेवा होगी, भाषा की भी सेवा होगी। संस्कृत भाषा वालों को क्या मिलेगा, बहुत टफ मत रखिए, पाणिनि का व्याकरण मत रखिए, लेकिन संस्कृत का एक पेपर ऐसा रख दीजिए जो क्या हो, क्वालिफाइंग नेचर का हो। समझ में आ रहा है? और आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है संस्कृत, देव भाषा।
वेस्ट बंगाल में बताया आपने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? ठीक, और ब्रेकफास्ट करके नहीं आए मेरे ख्याल से आप ना। हाँ, तो लिख लीजिए, उसको बना लीजिए, होमवर्क है। और ऐसे सिक्किम में भी होंगे। तो मैंने कहा हमारे मतलब का जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाला हो गया, ठीक है। दूसरा, नेपाल का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है त्रिभुवन एयरपोर्ट। त्रिभुवन एयरपोर्ट, त्रिभुवन किसका पर्यायवाची है? किनको कहा जाता है त्रिभुवन? भगवान शिव बोले, क्या बोले? भगवान शिव, 3 नेत्र हैं जिनके, त्रिभुवन एयरपोर्ट। और यहां से आपको पता ही है, एक बार IC-814 हाईजैक हुआ था, कांधार ले गए थे उसको, पता है? नहीं पता होगा तो कभी YouTube पे जाना, वहां पर देखना कि क्या कोई जहाज बड़ा जो हमारा IC-814 क्या हाईजैक हुआ था। हमारे देश के लोग थे उसमें, और भी थे। उनको आतंकवादियों ने क्या किया, हाईजैक किया। उसके बाद वो कांधार ले गए, फिर छोड़ना पड़ा आतंकवादियों को भारत से, जो भारत की जेलों में थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वो, ठीक है। चलो जी, बाकी यहाँ की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है, पहले यहाँ पे राजतंत्र था, मोनार्की बोलते हैं जिसको, गवर्नमेंट बाय द किंग। अब तो लोकतंत्र है, ये पता है। पहले राजतंत्र था, राजा हुआ करता था, नेपाल का राजा। बल्कि नेपाल के राजा और हमारे टिहरी के राजा, इनके बीच में क्या थे? वैवाहिक संबंध होते थे, ठीक है। जो हमारी सांसद हैं वो भी कहां से हैं? मतलब राजाओं के बीच में जो विवाह संबंध होते थे वो राज परिवारों में ही होते थे। यानी नेपाल के राज परिवार का और टिहरी के राज परिवार के क्या होते थे? आपस में विवाह होते थे। यानी वहां की राजकुमारी, यहाँ के राजकुमार, उनका विवाह होता था, ठीक है। तो जो टिहरी की सांसद हैं, पता है कौन है? कौन है? हाँ, माला राजलक्ष्मी जी, है ना। तो वो भी नेपाल राज परिवार से हैं शायद। चलिए, और टिहरी के जो राजा हैं उन्हें क्या बोला जाता था? बोलांदा बद्री, बोलांदा बद्रीश। क्वेश्चन बना हुआ उत्तराखंड में, बोलांदा बद्रीश किन्हें कहा जाता था? आंसर, टिहरी के राजा को। और थोड़ा बहुत ये भी पता होगा, यहीं से थोड़ी दूर पे आपको नरेंद्र नगर दिखाई दे रहा है। नरेंद्र शाह, राजा नरेंद्र शाह ने बसाया था, है ना। जयपुर गए थे वो, उन्होंने एक पैटर्न देखा वहां पर कि भाई नीचे दुकानें हैं, ऊपर क्या है? मकान है। तो उस तरह से उन्होंने उस पैटर्न पर, भाई उतना धन नहीं था मेरे ख्याल से हमारे राजा के पास जितना राजस्थान के राजाओं के पास था, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने एक लाइन में देखा होगा। वो जो पैटर्न है, जब आप जयपुर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अब तो मैं नहीं जानता जयपुर का क्या स्थिति है, लेकिन बहुत पहले जब मैं गया तो मैं अचंभित हो गया। मैंने कहा अरे ऐसा पैटर्न तो हमारे नरेंद्र नगर में भी है। तो नरेंद्र शाह ने कहाँ से वो पैटर्न उठाया था? वहां से उठाकर उस पैटर्न पर एक लाइन पे देखा होगा आपने, नीचे दुकानें हैं, ऊपर जो वर्कर्स हैं, वो कर्मचारी लोग रहते हैं, है ना। ठीक है, नरेंद्र शाह। तो वहां से राज परिवार की गाड़ू घड़ी यात्रा होती है। एक बार क्वेश्चन आया, गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से होती है? तो गाड़ू घड़ी में कुछ नहीं होता, राज परिवार की महिलाएं तिलों का तेल क्या करती हैं, अपने हाथ से निकालती हैं। उसके बाद एक घड़े में रखा जाता है, वो घड़ा फिर यात्रा होती है उस घड़े की। फिर आपके रेलवे स्टेशन चेला चेतराम धर्मशाला में पीला भात बनता है उस दिन प्रसाद के रूप में। फिर वो घड़ा जाते जाते कहाँ? बद्रीनाथ में जाता है। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, पहला जो दीपक होता है वो राज परिवार के तेल से जलता है बद्रीनाथ में। ये पता है कि नहीं पता है? पता है, चलो अच्छी बात है अगर पता है तो। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट किया था हमने? हाँ जी, तो मैं प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था। बहुत पहले पूछा गया था कि जो नेपाल का राजा था उसके राज दरबार, मतलब उसके महल को क्या कहते थे, और एक जो प्रधानमंत्री है उसका निवास स्थान या जो भी है उसको क्या कहा जाता है। तो एक का आंसर तो सिंहद्वार होगा, है ना।
और एक का आंसर क्या होगा? देखिए सिंहद्वार क्या है नेपाल में? हाँ, क्या है सिंहद्वार? सिंह मतलब शेर का द्वार। यूपीएससी नहीं पूछेगी अब ऐसा, इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, तो मैं दोनों को मिला जुला के बता रहा हूं आपको कि पैटर्न को समझिए। यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगी कि नदियों का सही क्रम क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका सही क्रम क्या है, या तो वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा या ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा, या जो बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची पीक्स हैं उनका क्रम पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट। तब तक आप हाईलाइट करके रखिए, जो जो बड़े बड़े ये जो ट्राइंगल से दिख रहे होंगे आपको, ये पीक है, ठीक है। अब ये इन्होंने बहुत अच्छा मैप निकाल के नहीं दे रखा मेरे को, तो बस मुझे कलर दिख रहे हैं, इसमें नाम वाम तो कुछ दिख नहीं रहे हैं, तो हल्का फुल्का मैं बता दूंगा आपको। तब तक पहले मैंने आपको क्या बोला, सिंहद्वार और ऑफिशियल सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, ठीक है। जब वहां पर लोकतंत्र बहाल हुआ तो एक माओवादी नेता थे वहां के, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो पहले प्रधानमंत्री बने थे जब लोकतंत्र बहाल हुआ। कौन बने थे? पुष्प कुमार दहल प्रचंड। तो हमारे निकटतम पड़ोसी है नेपाल, तो पता होना चाहिए इस समय प्रधानमंत्री कौन है, इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो पता है। और नहीं पता है तो अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करें और उससे ढूंढें कि प्रधानमंत्री कौन है, उनकी फोटो भी देखें, हो सकता है वो आपको कभी दिख जाए ऋषिकेश में गंगा आरती में, या हो सकता है कि राष्ट्रपति आ जाए वो आपके कहां भाई दिख जाए यहां गंगा आरती में, ठीक है। कौन है वैसे प्रधानमंत्री? पुष्प कुमार दहल प्रचंड। हाँ, तो पहले प्रधानमंत्री भी वही हैं, वहां चेंज होते रहते हैं। बाकी राष्ट्रपति कौन है? विद्यावती भंडारी। उत्तराखंड में भी होते हैं भंडारी, नेपाल में भी होते हैं। तो एक तो मैंने आपको सिंहद्वार बताया, एक और बताया मैंने, क्वेश्चन पूछा जो, उसका आंसर क्या है? बताओ भाई। अब बार बार मैं बोलता रहूं कि क्या पूछा क्या पूछा, तो ये वो करके रखें। एसएसबी में जब आप जाते हो, एसएसबी के लिए एक साथ पूछे जाते हैं, आपका इंग्लिश में बोलते हो, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपने अपने पिता से क्या सीखा, माताजी से क्या सीखा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, उसी क्रम में आंसर देने होते हैं। कई बार देखा जाता है कि मतलब बंच ऑफ क्वेश्चंस आप पे क्या किए जाते हैं, अब 10 क्वेश्चन पूछ लिए और आप इधर उधर का आंसर दे रहे हो, सिस्टमेटिक देना है, एप्पल पाई ऑर्डर में। पहला जो क्वेश्चन पूछा था पहले उसका आंसर देना, मेरा नाम जी ये है, मेरे पिता का नाम ये, अगर पिता पूछे हैं, मैंने अपने पिता से ये सीखा, माता जी का नाम ये है, क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी है, क्या सीखा आपने, फिर बना के रखना पड़ता है पहले से कि क्या सीखा, क्योंकि वैसे एकदम से आप आंसर दे नहीं पाओगे, क्या सीखा, है ना। फिर नदियों का क्रम पूछेगा वो, तो वो सिक्किम से पूछेगा। सिक्किम में एक तीस्ता नदी बताई थी मैंने, बताई थी। फिर नेपाल की तरफ जाएगा, वो नदियों का क्रम पूछेगा सही। तो आपको बड़ी बड़ी नदियां बता दीजिए मुझे, जैसे कौन कौन सी होगी, कोसी बता दीजिए मुझे, गंडक बता दीजिए मुझे, घाघरा बता दीजिए मुझे, है ना, ऐसी गोमती बता दीजिए मुझे, और ऐसी काली, ये उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर पर काली नदी है। कौन सी है? जिसको शारदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारदा। तो सिक्किम से शुरू कीजिए और मुझे मोटी मोटी नदियां ईस्ट टू वेस्ट बता दीजिए कौन कौन सी है। अब जैसे फिर अंदर से क्वेश्चन पूछेगा वो, अंदर से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोसी है तो उसको बिहार का शोक बोलते हैं, हनुमानगढ़ के पास डैम बना रखा है बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है वो भी, है ना। फिर कोसी से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि भाई 7 धाराओं से मिलकर, 7 बड़ी नदियों से मिलकर बनी है कोसी, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर अरुण होता है।
कि जो कोशी है वो 7 धाराओं से मिलकर बनी है, उसमें सबसे बड़ी धारा कौन सी है? अरुण है। ऐसे ही वो पूछ लेगा कि शालिग्रामी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? शालिग्राम जानते हो, है ना? फॉसिल्स होते हैं, पत्थर होता है, उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर से क्या मिलेगा? एक डिजाइन मिलेगा। धार्मिक रूप से कहूं तो विष्णु के रूप में तुलसी दल के साथ उसकी पूजा की जाती है। तो एक नदी है जिसमें शालिग्राम मिलते हैं, तो शालिग्रामी नाम है उसका। वो किस नदी का नाम है, वहां से क्वेश्चन पूछता है ना? ऐसे ही मैंने कहा कि गोमती भी आएगी नीचे, नेपाल की तरफ आएगी, नेपाल से आएगी नीचे भारत की तरफ, ठीक? तो पूछ लेगा भाई जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि म्यांडर, मैंने बताया था नदी जब मुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? म्यांडर बोलते हैं। कि सबसे अधिक म्यांडर बनाने वाली नदी कौन सी है? तो गोमती है ना? इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो मुझे ईस्ट टू वेस्ट नदियों का सही क्रम बताएं। ओंकार, वन इज, मैं बता देता हूं, ताप्ती, सॉरी तीस्ता, तीस्ता जो कि सिक्किम में है और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। एक मैं लास्ट नदी बता रहा हूं, कौन सी? काली, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर बनाती है, इसको शारदा भी बोलते हैं। अब मुझे यहां से क्रम बताइए कौन कौन सी है। एक हो गई तीस्ता, ठीक है। दूसरी, दूसरी, अरे भाई ऑक्सफोर्ड का एटलस है, नेपाल का मैप है, उसमें देखिए नदियां दिख रही होंगी जो कि नीचे आ रही होंगी, गंगा नदी में मिल रही होंगी। युवा हो आप लोग, आंखें आपकी अच्छी खासी हैं, हम लोगों को, मुझे तो अब उतना नहीं दिखाई दे रहा है। नेपाल का अलग मैप है, नेपाल में नदियां दिख रही होंगी, उनका नाम बताने आपने मुझे, खास खास नदियां, मैंने बोल भी दिए नाम उनके आपको, उनका क्रम बताना है आपने मुझे खाली। कोसी कहां पर है, गंडक कहां पर है, ठीक है, घाघरा कहां पर है, गोमती कहां पर है, इनका क्रम बताइए। थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कीजिए। मेरे पास एटलस पड़ा है, मैं देख के 2 मिनट में बता दूंगा, या वैसे ही बता दूंगा मैं, पर आप देखिए ना भाई, पेपर आपने देना है, मेरे याद करने से नहीं निकलेगा आपका पेपर। आपको देखना, उसकी जगह देखनी है। नेपाल, ये रहा नेपाल, हाँ, इसमें देखिए नदी दिख रही है, नदी दिख रही है। अरे भाई नदी नहीं दिख रही आप लोगों को? कौन कौन सी? कोसी, त्रिशूली, करनाली, भाई यही दिख रही है आपको? हाँ जी, मैकमिलन से देख लो, अगर ऑक्सफोर्ड में नहीं दिख रही है। हाँ, और आप मुझे नदियों वाला क्रम, नदियों वाला निकाल के दीजिए भाई, नदियों वाला निकाल के दीजिए, इसमें होगा। गजब है भाई, ऑक्सफोर्ड जैसे एटलस में नहीं मिल रहा है। अरे तो ऐसा करो फिर, भारत का देख लो, भारत में नीचे ही तो आ रही होंगी वो, मतलब गंगा नदी में ही तो आ रही होंगी उसका पानी, जो उनका जल है वो। बड़े वाले मैप देखिए, पहले देखिए उत्तर प्रदेश का, या सॉरी पहले देखिए बिहार का। बिहार में देखिए कौन कौन सी नदी गंगा में आके मिल रही है? कोसी और गंडक, तो मैं यहां पे कोसी लिख दूं, दूसरा गंडक, ठीक है, तीसरा, वैसे तो मैंने क्रम से ही बोला था, मैं जानबूझ के आपको घुमा रहा हूं, क्रम से ही बोला था मैंने। उसके बाद आपको घाघरा ही दिखेगी कि गोमती दिखेगी? घाघरा दिखेगी, फिर आपको गोमती दिखेगी, है ना? तो बोला तो मैंने वैसे ही था,
घाघरा, गोमती, और अब इसके अगल बगल रामगंगा कहां दिखाई दे रही है? इस तरफ, गोमती के इधर रामगंगा। ओंकार आपको मैंने कराया भी था मैप में, नदियां दिखाई थी मैंने, सही क्रम दिखाया था। चलो, कोसी और गंडक के बीच में पार्वती, मैंने कहा बड़ी बड़ी नदियों का पूछेगा वो। पार्वती, बागमती, बड़ी बड़ी नदियां पूछेगा, बड़ी बड़ी पीक पूछेगा, बहुत बारीक नहीं पूछता है, मोटी मोटी पूछता है वो। इसका देख लीजिए भाई, गोमती का कहां पर है? ठीक है, घाघरा तक सही है, रामगंगा भी ठीक है, गोमती का देखिए कहां पर है। बड़े अफसोस की बात है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूं गोमती का क्रम कहां पर है? काली के इधर, यानी उत्तराखंड से आ रही है। घाघरा के, उसका क्रम नहीं लगा पा रहे हो, मतलब देखना नहीं आ रहा है, बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, आपने ढंग से ढूंढना है कौन कौन सी नदियां, ये देखिए बिल्कुल सब दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं, कौन कौन सी नदी कहां से आ रही है। अब जाल तो दिखेगा भाई, छोटी बड़ी नदियां बहुत सारी होती है, पर नाम लिखा होगा उनका, उन नामों को हाईलाइट कीजिए, हाईलाइटर चलाइए उस पर। मैप रीडिंग ऐसे नहीं सीखेंगे। हम लोगों ने कबाड़ी मार्केट से 10-10 रुपए में 20-20 एटलस खरीदे हैं, उनको घोटा है हमने, तब जाके इतना सीखा है। हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं थे आपकी तरह, ठीक है, एटलस पर घुमा घुमा कर, घोट घोट कर सीखा है। आप भी सीखिए, फायदा मिलेगा। ऐसे पीक होंगी भाई यहां पर, जो नेपाल की सबसे ऊंची ऊंची पीक है उनको, बल्कि सिक्किम से शुरू करेगा वो। जब आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपकी J&K में पड़ती है। कहां पड़ती है? गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम में पड़ती है, हिमालय में नहीं पड़ती, काराकोरम में पड़ती है। हिमालय के पार भी माउंटेन्स दिखते हैं आपको, पर्वत दिखते हैं, तो काराकोरम हिमालय का पार्ट नहीं है। काराकोरम में आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है K2, वो दिखाई देगी जब आपसे ऐसे पूछेगा। दूसरा पूछेगा भारत, दूसरा पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका माउंट एवरेस्ट आएगा आंसर, जो कि नेपाल में है, जिसको सागर माथा बोलते हैं। तीसरा पूछेगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब क्या बोलोगे? कंचनजंगा, खगचेंद्रजोंगा, कंचनजंगा। कहां पड़ेगी आपकी? सिक्किम में पड़ेगी। तो ऐसे मैंने कहा बड़े बड़े माउंटेन्स, ये पीक बना रखे होंगे उसने, जो मोटे मोटे नाम हैं उनको बताइए मुझे कि ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम क्या है। ऊपर नीचे हो सकते हैं, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे ट्रायंगल बना रहा हूं। भाई कितने देगा वो? 4 ही तो देगा, 4 ही तो देगा ऑप्शन में, या 5 दे देगा ज्यादा ज्यादा, 20 तो देगा नहीं। यूपीएससी ऐसा तो होगी नहीं कि 20 पूछ ले वो। तो मैंने एक स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि यहां पर क्या है, ये कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। ऐसे ही कहीं पर माउंट एवरेस्ट भी होगा, कहीं पर अन्नपूर्णा भी होगा, कहीं पर मकालू भी होगा, कहीं पर उत्तराखंड तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है उत्तराखंड तक पूछे हो। कहीं पर नंदा देवी भी होगा, जैसे उत्तराखंड में है नंदा देवी, है ना। तो भाई ये अगर थोड़ा सा पहले दे देते तो कितना बढ़िया होता, अब दे दिया। कोसी हो गई आपकी, और कौन कौन सी हो गई? अच्छा, ये पीक की दे रखी है आपने, इधर कंचनजंगा हो गई, इधर मकालू हो गई, फिर माउंट एवरेस्ट हो गई, है ना। बाकी इनको छोड़ दो, ये जो गौरी शंकर होगी, जो मोटे मोटे नाम सुने हुए आपने, गौरी शंकर हो गई, है ना, मनासलू हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, और फिर जब आप उत्तराखंड की तरफ आएंगे, अच्छा ये धौलागिरी हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या है?
मैंने कहा कंचनजंगा, मोटे मोटे बता रहा हूं मैं, मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर भी हो सकता है कि रख ले वो, गौरी शंकर। बाकी इसने मनासलू लिखा हुआ, मनसालू भी होता है, मनासलू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और फिर अगर उत्तराखंड की तरफ आ गए हम तो नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, है ना। हाइट कितनी नंदा देवी की? उत्तराखंड के लोग हो तो पता होना चाहिए कितनी है नंदा देवी की। हाँ जी। यार ऐसा लगता है जैसे अब मुझे ना दोपहर का भोजन और नाश्ते की भी व्यवस्था यही करनी पड़ेगी। आवाज आती नहीं आप लोगों की? 78-17, 7817 मीटर हाइट है। उसके दूसरे नंबर पर जो हमारे उत्तराखंड में है वो कामेट है, उसकी हाइट कितनी है? 77-56 मीटर। क्लियर बोलना सीखो। माना आपका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में अगर इस तरह से बतियाओगे भाई तो बाहर होना है आपने, ये मान के चलो। अपना जो टंग है उसको क्लियर करो, नहीं हो रही तो खाओ कुछ दवाई ववाई। सुपारी खाते थे कि पुराने जमाने में जब किसी की आवाज क्या होती थी, लड़खड़ाती थी, तो उसको एक सुपारी का टुकड़ा मुंह में रखते थे, उससे जुबान साफ होती थी। अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों बोलते हो, मुंह के बाहर बोलना सीखो। जो भी आप पढ़ते हो, मैंने आपको बता रखा, जप और तप, उसके बाद मिरर के सामने खड़ा होना है, उसके बाद वो सब बोलना है जो आपने क्या किया है, पढ़ा है। कम से कम 1 घंटे तक आपको बोलना आना चाहिए कोई भी टॉपिक पर। जो बड़ा टॉपिक आपने एक चैप्टर याद कर लिया, उस चैप्टर को आपने मिरर के सामने जाके क्या कीजिए। अगर आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, अगर आपके, हम तो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 3-3 घंटे के लगातार प्रेजेंटेशन दिए हैं, जिन्हें पहली बार ये पता चला कि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, और वो निकले भी हैं, आज अधिकारी हैं, है ना। तो आप लोग अभी शुरू कर रहे हो तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा आने वाले समय में। प्रेजेंटेशन होते हैं यहाँ पर, डाइस पर बुलाया जाता है, बल्कि डाइस भी नहीं देता हूं मैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। खुले में खड़ा होना है, सीखना है आपने बोलना, तब जाके आप क्या करोगे, अच्छे अधिकारी बन पाओगे। क्योंकि आपने बहुत बड़ी भीड़ों को क्या करना है, भीड़ जो होती है उनको क्या करना है, उनके साथ बातचीत करनी है। आप यहां बैठ के नहीं बोल पा रहे हो। चलो जी, ये हो गया, ये पीक्स हो गई, नदियां हो गई, कर लोगे ना मैम? मतलब आपको बता समझा रहा हूं, कुछ अपने आप भी करना है आपने, ठीक है। बाकी मैं नोट्स बना के दे दूंगा आपको, नोट्स जो होते हैं वो फोटोस्टेट दे दूंगा, लेकिन आपने खुद सीखना है। गांधी का देश है, खुद आपने सूत काटना है, खुद क्या करना है। ये मैप जो है आपने खुद छापने हैं, बार 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 भरने हैं। मार्केट में मिलते हैं बने बनाए मैप पे, आप कभी नहीं सीख पाओगे ढंग से। टाइम बचेगा, आपको लगेगा टाइम बच रहा है, लेकिन ढंग से नहीं सीख पाओगे। खुद जब आप क्या करोगे, नीचे ट्रेस पेपर रखोगे या कार्बन रखोगे, बार बार मैप बनाओगे, घोटना पड़ता है भाई। हम जब घोटते थे तो निकल जाते थे वो, क्या पता चला भारत इतना घोटा कि भारत ही निकल गया। वर्ल्ड मैप में कुछ कंट्रीज को इतना घोटा कि वो कंट्री निकल गए वो, इससे फिर दूसरी एटलस खरीदी। जैसे मोबाइल खरीदते हो ना हर 6 महीने में नया, वैसे एटलस भी खरीदो, काम आएगा। चलो आगे, भूटान, नेपाल में और क्या है, कुछ है तो बहुत कुछ बताने के लिए। मधेसी विवाद हुआ था नेपाल के साथ, पुरानी बात हो गई, उसको अब दोबारा हवा देना ठीक नहीं है। भूटान पे आ जाइए, भूटान की राजधानी थिम्पू। तो ऐसे फिर भूटान का भी एक मैप बनाइए। भूटान को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं? इधर से सिक्किम हो गया, इधर से अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर और इधर। सिक्किम के बाद कौन स्पर्श कर रहा है भूटान को? वेस्ट बंगाल, उसके बाद असोम, उसका अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे इतने डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। अगर वेस्ट बंगाल और असोम के कर सकते हो तो कर लो, है ना। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
बाकी थिम्पू राजधानी है भूटान की, है ना। अब कई लोग सोचते हैं यार क्या पूछेगा यहाँ से, तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। हल्के फुल्के मैं कुछ प्रश्न बता देता हूँ आपको, उत्तर आपने ढूंढने हैं। अभी आपको मैं बाध्य कर दूंगा कि मोबाइल से कैसे पढ़ा जाता है। आज तक आपने मोबाइल से रील्स देखी हैं, आपने क्या किया है, मैं आपके मोबाइल को आपका क्या बता दूंगा, ज्ञान प्राप्त करने वाला अस्त्र बना दूंगा, ठीक है। हाँ ये है कि फेक साइट्स मत देखना। अब जैसे भूटान है भाई, तो करेंसी पूछ ली एक बार, न्यूगल ट्रम है यहाँ की करेंसी, क्या है, न्यूगल ट्रम। भूटान की संसद का नाम सोंगडू पूछ लिया एक बार, टी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग। भूटान की संसद को क्या कहा जाता है, सोंगडू कहा जाता है। फिर भूटान में कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, उनके नाम पूछ लिए कि भारत के सहयोग से कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है ना। तो अब आपने लिस्ट निकालनी है कि भारत के सहयोग से कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है भूटान में। तो उसमें आपका नाम क्या आएगा, कुरिछू परियोजना भी आएगा, कुरिछू, ठीक है। उसमें क्योंकि भूटान के पास उतने संसाधन नहीं है, तो भारत सरकार ही क्या करती है, मतलब ट्रीटी होती है दोनों के बीच में, डैम बनते हैं, उनको भी बिजली मिलती है, हमें भी थोड़ा बहुत क्या होता होगा, उससे लाभ प्राप्त होता होगा। बाकी कुछ नेशनल पार्क हैं, जल्दी से इन नेशनल पार्क की तरफ कोई देखता नहीं है, जैसे रॉयल मानस नेशनल पार्क है, ये यूपीएससी बना सकती है क्वेश्चन, है ना। जिन्हें आप छोटा समझते हो, छोटा नहीं है, पड़ोसी देश है हमारा, ठीक है। यहां पर भी पहले राजतंत्र था, अब क्या है, यहां पर भी लोकतंत्र है। कभी हमने यहाँ के राजा को अपने 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस की परेड में क्या किया, मुख्य अतिथि बनाया। भाई पड़ोसी पहले, पहले कौन, आप कितने भी समृद्ध हो जाओ, अगर आपको खराब पड़ोसी मिल गया ना, तो आपका जीवन नर्क से भी क्या होगा, बेकार हो जाएगा। जैसा कि है ही हमारा एक पड़ोसी, बल्कि दो पड़ोसी हैं, एक ने परेशान कर रखा है, दूसरा बढ़ाता रहता है, आता रहता है हमारी सीमाओं में। समझ में आ रहा है। तो पड़ोस अगर अच्छा नहीं है तो फिर जीवन क्या हो जाता है, कितना भी धन हो, कितनी भी समृद्धि हो, जीवन नर्क हो जाता है। फिर हमें भी उसका प्रत्युत्तर देना पड़ता है, ठीक है। तो पाकिस्तान आपको पता ही हमारा पड़ोसी है, समस्याएं पैदा करता रहता है हमारे लिए। दूसरा पड़ोसी हमारा चीन है। समझ में आ रहा है। कभी गलवान जैसी घटनाएं होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी 62 की लड़ाई होती है। और ये तब हो रहा है कि जब हमारा व्यापार जो है वो किसके पक्ष में है, चाइना के पक्ष में है। ज्यादा तो हम लोग खरीद रहे हैं उससे, हम क्या बेच रहे हैं उसको, वो हमसे क्या खरीद रहा है, उतना थोड़े खरीद रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके पक्ष में है, चाइना के पक्ष में। फिर भी परेशानी है उसे। कौन कौन सी परियोजनाएं भारत के सहयोग से चल रही हैं भूटान में, परियोजनाओं के नाम बताने हैं। जैसे मैंने एक नाम बताया आपको, कुरिछू परियोजना, दूसरी परियोजना का नाम बताइए। राणा जी थोड़ा तेज बोलिए। भाई भूटान जैसे नाम होंगे, यहाँ के राजाई का नाम जिंगमे सिंगमे नामग्याल वांगचुक। भाई वहाँ की भाषा वैसी है, भूटिया भाषा है, भूटानी भाषा है, तो परियोजनाओं के नाम भी वैसे होंगे। और ताला परियोजना है, ताला से क्वेश्चन बना हुआ है, कुरिछू से क्वेश्चन बना हुआ है, चूखा परियोजना से क्वेश्चन बना हुआ है। मोटी मोटी परियोजनाओं को लिख के रख दीजिए। वैसे तो छोटी मोटी पता नहीं कितनी होंगी, मेगावाट देखिए, बड़ी जो मेगावाट में होंगी, भाई 2400 मेगावाट की तो नहीं होगी, पर 200, 250, 300, 400 अगर मेगावाट की कोई परियोजना है और भारत सरकार के सहयोग से बन रही है, तो उसको लिखिए वहां पर, वो काम आएगी आपके, ठीक है। ताला, उसके अलावा और कौन सी है, मंगदेचू 720 मेगावाट की है, बिल्कुल।
तो इनके नाम लिख के रखिए। अभी नहीं पता चल रहा, खासकर सीडीएस वालों के पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट वालों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी पूछ सकती है, आईएएस वालों से भी पूछ सकती है ना। बाकी एक विवाद हुआ था, आपको पता ही है, ये भूटान है, इधर चाइना लग गया ऊपर, और इधर नीचे क्या है, जहां पर भी ऐसे पॉइंट होंगे, ये दिख रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहां पर 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या कर रही होंगी, मिल रही होंगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती हैं कि भाई ऊपर चीन है, इधर भूटान है, इधर क्या है। तो गलवान से पहले कौन सी घटना हुई थी, चाइना ने अपने यहां पर जमावड़ा शुरू कर दिया फौज का, जो भूटान के लिए भी खतरा था, भारत के लिए भी खतरा था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए भी खतरा हो सकता था। तो कौन सी घटना हुई थी गलवान से पहले, पुरानी बात हो गई, अब नहीं पूछेगा, लेकिन मैं, हाँ, डोकलाम विवाद, डोकलाम में पहली बार चाइना को पता चला कि भारत क्या करता है, उत्तर इस प्रकार से देता है, कब तक शांत रहेंगे, है ना। तो हमने उत्तर दिया उसे, हमने कहा नहीं, यहां पर नहीं भाई, भूटान हमारा छोटा भाई है, इसके अगल बगल नहीं करने देंगे हम आपको, ठीक है, अपना जमावड़ा हटाइए यहां से, टेंट वेंट उखाड़िए। चलिए, इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे जिंगमे सिंगमे वांगचुक नेशनल पार्क, तो ये राजा का नाम है, उसके नाम, मतलब राजा राजतंत्र जब हुआ करता था तो उनके नाम पर नेशनल पार्क है, ठीक है, तो पूछ सकता है वैसे। बाकी जो नेशनल पार्क, जिंगमे डोरजी नेशनल पार्क, है ना, इस तरह के दिखाई देंगे आपको। चलो, उसके बाद भाई मैं अब सीधे क्या कर रहा हूँ, दूसरा कोना पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान मुझे डिटेल में कराना पड़ेगा, मैं सीधे जा रहा हूँ टर्की की तरफ। अब मुझे एशिया का मैप निकाल के दीजिए, आज प्रयास करते हैं खत्म करने का। एशिया का मैप, टर्की निकालिए, टर्की की राजधानी लिखिए, कहाँ है टर्की की राजधानी, है अंकारा। अच्छा, जब आप लोगों के एडमिशन होते हैं तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता होती है, बड़े हट्टे कट्टे से होते हैं आप लोग, एक बात बता रहा हूँ मैं, और बड़े मतलब आनंद आता देख के कि कितने खुश लोग हैं ये। फिर आप लोग एडमिशन लेते हैं, फिर धीरे धीरे चेहरे पर क्या आते हैं आपके, चिंता के भाव आते हैं, धीरे धीरे कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं, कुछ महीनों से कई बार मैं नोट करता रहता हूँ, कुछ बच्चे हंसते हुए दिखाई नहीं देते, मजाक करते हुए नहीं दिखाई देते। अरे भाई, लाइफ इज अ वॉयज नॉट ए डेस्टिनेशन, इतना भी तनाव मत लो, इतना भी तनाव नहीं लेना है, इंजॉय करो उसको, है ना। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, जब तक आपकी शरण में नहीं आया था मैं बहुत खुश था, जब से आपकी शरण में आया हूं तब से बहुत दुखी हूं। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा था, इट वॉज द हैप्पीनेस ऑफ योर इग्नोरेंस, तुम्हारी अज्ञानता की खुशी थी वो। किसकी? अज्ञानी थे तो खुश थे। महात्मा बुद्ध ने तो कहा, संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, कहा महात्मा बुद्ध ने। तो भैया, नॉलेज जैसे जैसे होगा तो वैसे वैसे क्या होगा। अब आपने एक बड़ा वो लिया है, डिसीजन लिया है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, हमें पीसीएस क्रैक करना है, तो उसके लिए एफर्ट भी वैसे ही लगाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर ग्रेजुएशन करनी है 3 साल में, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी 2 साल में, टोटल कितने हो गए 5 साल, पर कंपटीशन निकालना 6 महीने में। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, टाइम लेगी, शुरू शुरू में थोड़ा धीरे धीरे कराना पड़ता है, फिर बाद में काम दिया जाता है, फिर आप अपने स्तर पे भी करते हो, फिर जब आप देखना सीख जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी दिखेंगी आपको। अभी तो आपको कलर ही कलर दिख रहे होंगे, आंखें घूम रही होंगी उस मैप को देखकर, नफरत हो रही होगी, धीरे धीरे आपको प्रेम होगा। एक समय ऐसा आएगा आपको एटलस में लोग चलते हुए दिखाई देंगे, नदियां बहते हुए दिखाई देंगी, समझ में आ रहा है, नदियों में नौकाएं दिखेंगी आपको, महसूस करोगे आप उसको, ठीक है। टर्की आ गए आप, टर्की की कैपिटल अंकारा, ठीक है।
पुराना नाम एशिया माइनर। पुराना नाम क्या है? एशिया माइनर। ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, अगर मैप दिख रहा होगा तो ये एशियन टर्की है। ज्यादा पार्ट जो पड़ता है एशिया में पड़ता है, एक छोटा सा पार्ट आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, इस वाले टर्की में जाने के लिए बॉस्फोरस स्ट्रेट और यहां पर डार्डनलीज स्ट्रेट, ये दो स्ट्रेट दिखेंगी आपको। ये यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं कि बॉस्फोरस जल संधि और डार्डनलीज जल संधि। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट किस किस वाटर बॉडी को मिला रही है, डार्डनलीज स्ट्रेट किस किस वाटर बॉडी को मिला रही है? तो ऊपर तो ब्लैक सी है अगर बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें, बीच में सी ऑफ मरमरा है, दिख रहा है? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको मिला रही है? ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिला रही है। ठीक है, डार्डनलीज स्ट्रेट अगर बोल रहे होंगे तो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से। यहाँ पे डार्डनलीज स्ट्रेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इन्होंने आपके एटलस में दिख रहा है डार्डनलीज स्ट्रेट दिख रहा है। अगर इसमें नहीं, एशिया वाले में नहीं दिख रहा तो यूरोप वाले में दिखेगा। यूरोप के मैप में देखिए कहीं ना कहीं पे होगा, ब्लैक सी के नीचे देखिए। मुकदमा करो ऑक्सफोर्ड पर कि पूरा ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हो, 300 रुपए ले रहे हो। डार्डनलीज स्ट्रेट है, डार्डनलीज स्ट्रेट है, तो डार्डनलीज स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को मिला रही होगी, सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से मिला रही है। मिला रही है? मिला भाई? ब्लैक सी दिख रहा है बच्चे, ब्लैक सी ये नीचे है, इधर देखो, ये दिख रहा है, दिख गया? ब्लैक सी के नीचे देखो बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनलीज स्ट्रेट लिखा हुआ क्या? हाइलाइटर लो बड़ा सुंदर सा, ये इस कलर का हाइलाइटर लो, उस कलर का मत लो, इस कलर का लो। कौन सा कलर है? अब भाई देखो ना, ऐसा है कि जो बालिकाएं होती हैं उनके कलर का जो नॉलेज होता है वो बालकों से बहुत ज्यादा होता है। हमारे लिए तो कुछ ही कलर होते हैं, हरा पीला नीला। अब आपने बोला नियोन, इन्होंने बोला पैरेट, पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, है ना? क्योंकि प्रकृति ने आपको ज्यादा बुद्धि दी है किस चीज के लिए, रंगों को पहचानने की। ठीक है, हम लोग तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ठीक है, नॉलेज है बस, उसी को वो कर रहे हैं। चलो, तो डार्डनलीज स्ट्रेट दिख गया आपको, सी ऑफ मरमरा और क्या एजियन सी के बीच में है। और दोनों में लिखना टर्की को टर्की से अलग कर रहा है, एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से। अब ये जो यूरोप में जो टर्की पड़ता है इसको सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है, अनातोलिया का पठार दिख रहा है आपको टर्की में कहीं पर? अनातोलिया का पठार, अनातोलिया, प्लेटी ऑफ अनातोलिया दिख रहा है? ठीक है, उसको करो। मिला? एक लेक वॉन मिलेगी आपको यहां पर, लेक वॉन टर्की में मिली, शायद सेकंड सॉल्टियस्ट लेक ऑफ द सेकंड सलाइन वाटर लेक, दूसरे नंबर की खारे पानी की सबसे बड़ी, मतलब दूसरे नंबर की सबसे खारी झील है ये, दूसरे नंबर की। पहले नंबर की मैंने बताई थी जिबूती में लेक असल, दूसरे नंबर पे मैंने बताया लेक वॉन टर्की, तीसरे नंबर पे डेड सी आता है। और अगर अभी नए अनुसंधान, नई खोजें नहीं हुई होंगी तो बाकी नेट पे भी सर्च करना आपने कि सबसे ज्यादा सलाइन वाटर किस लेक का है, तो लेक वान से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, एक मैं थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन बता देता हूं आपको। टर्की से ही पूछा गया कि एशिया माइनर में एक अभिलेख मिला जिसको बोला जाता है बोगाजकोई अभिलेख। क्या बोला जाता है? बोगाजकोई अभिलेख में कमाल की बात है, वो एक इस्लामिक देश है टर्की, आपको पता है भारत का भी विरोध करता है, लेकिन वहां पर एक अभिलेख मिला है बोगाजकोई जिसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं, जिसमें एक वरुण है, एक इंद्र है, एक मित्र है, एक नसात्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है, बहुत पहले बन चुका। वरुण, इंद्र, मित्र और नसात्य, बोगाजकोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है जी? एशिया माइनर। एशिया माइनर मतलब टर्की। समझ में आ गया? ऐसे ही
हिटलर को तो सब जानते हैं, हिटलर का नाम सुना है। कहाँ का डिक्टेटर था? जर्मनी का डिक्टेटर था। क्या किताब लिखी थी उसने? पुस्तक का नाम पढ़ा करो, ऐसे आदमी की पुस्तक जो एक साधारण सा सिपाही था और एक दिन क्या बना? चांसलर बना जर्मनी का। मीन काम्प, मेरा संघर्ष, है ना? उसका नाम तो सब जानते हैं, बट इसका नाम नहीं जानेंगे जो मैं बता रहा हूं। टर्की का भी था एक, जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम था? मुस्तफा कमाल पाशा। कहां का डिक्टेटर था? टर्की का डिक्टेटर था। क्या किया था इसने? क्या किया था? क्या चीज राणा जी? अच्छा, ये बोल सकते हैं आप, लेकिन सुल्तान जैसा भी इसने खिलाफत का अंत कर दिया था। दरअसल इसने कहा कोई खलीफा नहीं होगा। ठीक है, खलीफा कौन होते हैं? खलीफा धर्मगुरु होते हैं मुस्लिमों के। इस्लाम धर्म में खलीफा क्या है? धर्मगुरु हैं। किसके? मुस्लिमों के। जैसे हमारे धर्मगुरु कौन है हिंदुओं के? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु। कब होती है शंकराचार्य जयंती? वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं? 14 फरवरी। सेंट वैलेंटाइन का सबको याद है। एक संत था कहीं का, वैलेंटाइन, उसका जन्मदिन भारत में मनाया जाता है। पर जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनकी जयंती नहीं पता कि कब मनाई जाती है। अब देखो ना कितना विवाद हो गया कि शंकराचार्य जयंती कब मनाई जाती। कोई बोल रहा अप्रैल, कोई बोल रहा मई, है ना? होमवर्क है, ढूंढिएगा कि शंकराचार्य जयंती कब मनाई जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य कौन थे? अरे भाई, हाँ, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले वही व्यक्ति थे। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले। ठीक है, कलादी एक जगह पड़ती है केरल में, वहां पर जन्म हुआ नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में। बचपन में ही क्या कर दिया? माता से बोला सन्यास। माता ने बहुत विरोध किया, फिर कुछ कथाएं हैं वो मैं इस समय नहीं बताऊंगा। फिर सन्यास लिया, 4 मठों की स्थापना की, जिसमें से एक मठ आपका उत्तराखंड में है, जिसे ज्योतिर्मठ बोलते हैं, जिसे आम भाषा में आप लोग जोशी मठ बोलते हैं, जो खतरे में है इस समय, है ना? प्राकृतिक, जहां पर क्या हो रहा, भू दशाओं की घटना हो रही है। जोशी मठ नरसिंह देवता का मंदिर है वहां पर। बद्रीनाथ जी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते हैं जब तक कि नरसिंह देवता के क्या नहीं कर दिया आपने? दर्शन नहीं कर दिए। समझ में आया? यात्रा जोशी मठ से होकर ही जाती है, इसलिए लोग जोशी मठ में रुकते हैं। नरसिंह देवता का क्या करते हैं? क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, तब बद्रीनाथ जाते हैं। खैर अब तो अलग है, अब तो ब्लॉगर्स और क्या यूट्यूब क्या बोलते हैं उनको, ब्लॉगर्स ही बोलते हैं, जिनके अंदर धर्म और आस्था नहीं है, लेकिन जो क्या करने जाते हैं, खाली व्यूज और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स, और वो बढ़ाने के लिए फिर पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, जो भी है। ठीक है, तो फिर वो जो जोशी मठ मैंने बता दिया, बद्रीनाथ, है ना? फिर एक वो जो उड़ीसा में आपने सुना होगा, पुरी सुना है, तो गोवर्धन पीठ की स्थापना की। फिर एक कहा, गुजरात में द्वारका, वहां पर एक मठ की स्थापना की, है ना? शारदा, शारदा पीठ, शारदा पीठ। फिर एक श्रृंगेरी में की, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, सुना है? ठीक है, और जो आपके हमारे शंकराचार्य जी थे वो कब आए थे उत्तराखंड में? कौन सी शताब्दी में आए थे? कौन सी? 820, हाँ 820 एडी में आए थे। ठीक है, और उनकी समाधि कहां थी? जो केदारनाथ जी का मंदिर है उसके पीछे, जहां पर एक बड़ी शिला जिसने मंदिर को बचाया आपदा में, है ना, जिसे आप हिमालयन सुनामी बोलते हैं, तो एक बड़ी शिला ही थी वहां पर। क्या थी? समाधि थी। किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य की। ये समझ में आ गया? तो ऐसे ही इस्लामिक लोगों के जो धर्मगुरु होते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं?
खलीफा, खलीफ इंग्लिश में खलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं, हिंदी माध्यम में बोलते हैं खलीफा। तो क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जन्म हुआ 570 एडी में। कहां पर? मक्का में हुआ। मक्का तो पता है कहां है? सऊदी अरब में, है ना। उसके बाद 622 में उन्होंने मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना चले गए तो उसको हिजरत कहा गया। क्या कहा गया? हिजरत। इसीलिए उनका जो कैलेंडर है हिजरी संवत, वो 622 एडी से स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन है यूपीएससी का। जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप अभी नोट नहीं कर रहे हो तो कृपया, ये बनाई इसलिए जा रही है वीडियो कि आप क्या करें, घर में जाके उन सब चीजों को क्या करें, नोट करें और दिमाग में रखें उसको। 622 एडी हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। 632 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। 4 खलीफाओं के नाम ये भी पेपर में पूछे हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और ऐसे करते करते खलीफा क्या होते रहे, आगे चलते रहे। कभी मिस्र में रहे, कभी वो कहा मकदूनिया में रहे, मैसिडोनिया में, कभी वो कहीं कभी कहीं, और बाद में कहां पे दिखते हैं? वो टर्की में दिखते हैं। कहां दिखते हैं? टर्की का जो राजा है वो खलीफा होता है। ये समझ में आ गया? अरे भाई ये समझ में आया इतना? ठीक है। फिर एक नाम और याद रखना आपने, हलाकू। आज ही जाना, एक पुरानी पिक्चर है, हलाकू पिक्चर देखना, जिसने कि खलीफा के वंशजों, मतलब खलीफा के परिवार के काफी लोगों की हत्याएं कर दी थी, हलाकू। ठीक है, नाम नहीं सुना होगा हलाकू का। जैसे चंगेज खान है, इसका नाम सुना होगा आपने, हलाकू का नाम नहीं सुना होगा, तो हलाकू को पढ़ें। अब क्या हुआ कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये तो पता ही है आपको। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है। अंग्रेजों ने बोल दिया था, मुस्लिमों का सहयोग लिया। यहां पर मुस्लिम लीग जो थी वो अंग्रेजों के पक्ष में थी पहले। तो उन्होंने बोला था कि भाई हम टर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो टर्की का विभाजन कर दिया गया, टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया गया। तो उसकी वजह से भारत में आपने सुना होगा एक क्या चला था, खिलाफत मूवमेंट चला था। क्या चला था? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। सुना है ना? ठीक है। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ, गांधी जी को आमंत्रित किया गया, वो इतिहास में पढ़ेंगे, वो इतिहास का विषय। तो मैंने कहा फिर वहां पे ये इसने संभाला, जो क्या नाम है, मुस्तफा कमाल पाशा। इसने कहा कि जब तक हम यूरोपियन स्टाइल को नहीं अपनाएंगे तब तक हम पिछड़े हुए रहेंगे। तो इसने बल्कि अपना पहनावा भी वैसा ही किया, लोगों को भी कहा कि यूरोपीय शिक्षा को क्या करो, ग्रहण करो, है ना। बाद में इसने खिलाफत का अंत कर दिया। खिलाफत का अंत कब किया, डेट बतानी है आपने। मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत का अंत कब किया? हाँ, असहयोग आंदोलन चला, उसके बाद असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया। एक छोटी सी घटना थी, चोरा चोरी कांड, 1922 के आसपास असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 1924 तक आते आते क्या हो गया, इसने खिलाफत का अंत कर दिया। ठीक है, ये चीज है। तो सीरिया में भी रहे खलीफा, आपको पता होगा, सुना है? सीरिया देश का नाम सुना है? मतलब जहां बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है, जहां क्या बताऊं, है ना। तो वहां पर भी कोई एक व्यक्ति था जो खलीफा बनने का प्रयास कर रहा था। फिर हमले वमले हुए, वहां बहुत कुछ हुआ। ठीक है, अमेरिका ने काफी कुछ किया, वो उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। तो मुस्तफा कमाल पाशा कहाँ का था? टर्की का। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई। ये हट गया क्या मैप? परेशान बहुत करते हैं यार तुम। एटलस देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अनातोलिया का पठार हो गया भाई। और टॉरस माउंटेन रेंज कहां पर है? आंसर टर्की में है, टॉरस माउंटेन रेंज। टॉरस माउंटेन रेंज कहां है? आंसर टर्की में है।
टर्की का अलग से मैप नहीं बनाया ना इन्होंने। चलो, कौन है टर्की का राष्ट्रपति इस समय, ऐसे ही पूछ रहा हूं। बड़ा चर्चित रहा बीच में, भारत का विरोध करता रहा, भूकंप आया बहुत भयानक, बर्बाद हो गया टर्की। पहली जो राहत सामग्री भेजी भारत ने भेजी, पहली राहत सामग्री किसने भेजी, भारत ने भेजी। क्या नाम है, क्या नाम है, एर्डोगन, रेसेप तायिप एर्डोगन। चलो, हाँ, ये भारतीय भाषा में शुद्ध आपने क्या किया, रजब तायिप तैयब एर्दोगान, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद ऊपर एक टर्की के जगह छोड़ते रहे ना पॉइंट्स के लिए, बाद में मैं लिखा सकता हूं कुछ एडिशनल पॉइंट्स। उसके बाद जॉर्जिया दिख रहा होगा आपको, जॉर्जिया की कैपिटल टिबिलिसी है, कुछ खास नहीं है वहां पर लिखने के लिए फिलहाल। उसके नीचे अजरबैजान दिख रहा होगा आपको, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। उसके नीचे सीरिया दिख रहा होगा आपको, सीरिया की राजधानी डेमस्कस है। सीरिया देश को यूट्यूब पे जाके देखना क्या स्थिति है वहां की, है ना। जर्मनी वो यूरोपीय देश है जिसने सबसे ज्यादा शरणार्थी ग्रहण किए सीरिया से। जब सीरिया में बिल्कुल क्या हो गया, तबाही हो गई, तो लोग भागने लगे वहां से, तो जर्मनी ने खुले हाथों से स्वागत किया। उसके बाद आपको एक बगल में भूमध्य सागर में सीरिया के बाईं तरफ एक साइप्रस एक देश दिख रहा होगा, निकोशिया कैपिटल है उसकी, साइप्रस की निकोशिया। अब यूपीएससी ने बहुत पहले एक क्वेश्चन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछती थी कि किस देश के झंडे पर उसी देश का मानचित्र अंकित है, आंसर साइप्रस। देखो, जो आप लिख रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बारीकियां बता रहा हूं कि यूपीएससी कहां तक देखती है ना। उसके बाद सीरिया हो गया। उसके बाद देखिए लेबनान एक देश दिख रहा होगा छोटा सा, उसकी कैपिटल बेरूत है, लेबनान। फिर एक देश दिख रहा होगा आपको जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान। फिर आपने क्या करना है कि एक देश बनाना है, इजराइल। कौन सा देश बनाना है, इजराइल का मैप दे दो भाई जरा मुझे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इजराइल को कौन कौन से देश टच करते हैं। छोटा सा देश है, यहूदियों का देश है ना। किसका देश है, यहूदी। जानते हो ना यहूदी कौन है, कौन है? जिनको हिटलर ने मारा था गैस चैम्बर्स में, और नाजी पार्टी का गठन तो हिटलर ने किया था, वो जर्मन थे। ये यहूदी हैं, यहूदियों को मारा गया, यहूदी हर जगह मारे गए, लेकिन बाद में यहूदियों ने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया, और आज वो पता नहीं कितने देशों के साथ क्या कर रहा है, मुस्लिम देश खासकर, उनके साथ क्या उसके विवाद हैं। कोई उस देश पर क्या नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर। छोटा सा देश है, विज्ञान अध्ययन पढ़ाई की उसने, क्या किया, इनोवेशन, आविष्कार, नए नए आविष्कार किए। उसकी सीमाओं पर कोई भी फाइटर, कोई भी मिसाइल जल्दी से हमला नहीं कर सकती, करेगी तो उसको वहीं हवा में खत्म कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, बताओ? इंटरसेप्टर अलग चीज है। उनका जो सिस्टम है, अगर कोई मिसाइल उनकी तरफ आ रही होगी तो उसको हवा में ही खत्म कर देंगे। क्या बोलते हैं उसको? फिलहाल तो मुझे इजराइल का मैप बताओ। देखो ये है इजराइल का मैप, इसको 4 देश स्पर्श करते हैं। कितने? ऊपर से करेगा लेबनान, कौन करेगा, लेबनान। इधर से करेगा सीरिया, ये लेबनान हो गया, ये सीरिया हो गया,
ये जॉर्डन हो गया और ये इजिप्ट हो गया। हाँ, अफ्रीका लग गया ना उधर। इन्होंने तो अफ्रीका के सिनाई प्रायद्वीप पे भी कब्जा किया। अफ्रीका, ये इजिप्ट को भी क्या कर दिया। हाँ, फिर इजिप्ट को फिर समझौता करना पड़ा कुछ, तब जाके उनको वो सिनाई पेनिनसुला, ये इस तरह का जैसे दक्षिण भारत नहीं होता, ये हो गया रेड सी, तो इस तरह का दिखेगा आपको सिनाई पेनिनसुला, इस पर भी कब्जा कर दिया था उन्होंने। ये इतना ही दिखेगा मुझे। चलो ठीक है, ठीक है, कोई काम चल जाएगा इतने से। तो 4 देश और मुस्लिम देश हैं सब। आपका लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब के सब क्या है, मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं। ठीक है, कई बार हमले होते रहते हैं। तब तक जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर उन पर मिसाइल का अटैक होता है तो उसको हवा में ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आयरन डोम। मतलब ऐसी दीवार सुरक्षित, मतलब वो लगा रखी है उन्होंने कि वो इस तरह से फायर करेगा, इतनी फायर करेगा उस मिसाइल पर या फाइटर पर कि फाइटर ऐसे भी जाएगा ना तो उसके पीछे फायर होता रहेगा, लगातार फायर करेगा तब तक जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। अभी कुछ समय पहले हमला हुआ था इस पर मिसाइलों का। एक देश ने सस्ती मिसाइलें क्या की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी मिसाइलें वो की कि एक बार ऐसा लग रहा था कि आयरन डोम भी क्या होने वाला, फेल होने वाला है। ठीक है, लेकिन इजराइल है वो। बाकी इसकी राजधानी जो है जेरूसलम, तेल अबीब थी कभी राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी आज भी तेल अबीब है, बट जो राजधानी है जेरूसलम है, जो कि 3 धर्मों की धर्मस्थली है। सबसे पहले यहूदी, दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन, क्योंकि यहूदियों के परिवार में ही जीसस पैदा हुए। जीसस जो थे वो किसके परिवार में पैदा हुए? ईसाई धर्म जो है वो बाद में आया, यहूदी धर्म पुराना है। ठीक है, हाँ जी, ज्यूज, बिल्कुल वही यहूदी, ज्यूज। यहां दिखते हैं आपको ऋषिकेश में, आते हैं वो लोग। क्यों आते हैं? एक इजरायली से पूछा मैंने, भाई आप लोग इतनी मात्रा में आते हो, क्या इतना सुंदर लगता है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे बहुत जो पुराने धर्म गुरु थे वो यहाँ ऋषिकेश आए थे, है ना। तो इसलिए हम लोगों की प्रथा है कि जहां जहां हमारे जो गुरु हैं वहां वहां क्या करते हैं, हम यात्रा करते हैं, इसलिए आते हैं वो ऋषिकेश में आते हैं। क्या कहा जाता है इनके मंदिरों को? सिनागॉग। क्या कहते हैं? सिनागॉग। और इनका जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं? रबी। ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? और इनका धर्म कौन सा है? यहूदियों का धर्म कौन सा है? यहूदियों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? अरे भाई, नहीं पता किसी को? मोबाइल तो लाना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं मोबाइल से दूर रहो। क्या बता रहे हो आप? यहूदियों की पवित्र पुस्तक को कुछ और नाम बताइए। है तोहरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। धर्म कौन सा? जरथुस्त्र है। यहूदियों का धर्म कौन सा है? जरथुस्त्र, यही है। पुस्तक कौन सी है? पुजारी का नाम, पुजारी क्या होता है? रवि। पुजारी को क्या कहा जाता है यहूदियों के? भाई वनडे से लेकर यूपीएससी तक का सोचो ना। डोंट ट्राई टू किल 2 बर्ड विद 1 स्टोन, ट्राई फॉर 3, 4, 5, 6। एक पत्थर से 2 चिड़िया नहीं मारनी, एक पत्थर से खूब सारी चिड़िया मारनी। चिड़िया मतलब कॉम्पिटिशन। और ऐसे बच्चे थे यहाँ पर जिन्होंने 1 साल पढ़ा और 8 रिजल्ट दिए, और 8 रिजल्ट दिए और उसके बाद पूछा कि मैं क्या करूं।
कौन सा ज्वाइन करूं, ये वाला ज्वाइन करूं, ये करूं, ये करूं। थे ऐसे बच्चे, कंपटीशन कम था उस समय, थोड़ा अब ज्यादा है ना। तो मैं बोलता भी था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि ऊपर वाला भी आपसे मर्जी पूछे कि आपकी मर्जी क्या है। वैसे नहीं बोलते हम कि सब ऊपर वाले की मर्जी है, पर अपने आप को जब आप इतना कर्म करोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग जब कर दोगे, तो ऊपर वाला भी आपसे पूछेगा बताओ भाई ये 8 रिजल्ट है, कौन सा कहाँ जाना है आपने। चलो ये हो गया। बाकी यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, ये छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही होगी, इसको लेकर लड़ाई चलती रहती है। ऐसे ये गोलन हाइट्स दिखाई दे रहा होगा, वेस्टर्न बैंक दिखाई दे रहा होगा, वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा होगा। अच्छा मैं जेरूसलम पे था भाई, एक हो गया यहूदी, दूसरे हो गए ईसाई, तीसरा हो गया इस्लाम, तीनों की धर्मस्थली है वो, है जेरूसलम जो है। यरूशलम जेरूसलम बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलिए आप। और बाकी अभी जो मैंने बताया गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, इसको आपने क्या करना है, क्या करना है, लिखना है कि ये कहां पर है। ये इजराइल की तरफ ही दिखेंगे आपको। इसको लेकर विवाद चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। बाकी आपने एक फिलिस्तीन सुना होगा, सुना है, यासिर अराफात नाम सुना है कभी? इंदिरा गांधी के समय में भारत यात्रा पर रहे थे धर्म भाई यासिर अराफात। फिलिस्तीन एक संगठन था, आतंकवादी संगठन बोल सकते हैं, बाद में उसको मान्यता दी गई। तो ये इजराइल के विरुद्ध क्या करता रहा, लड़ता रहा। इजराइल इसके विरुद्ध लड़ता रहा, ये इजराइल के विरुद्ध लड़ता रहा, तो चलता रहता वहां पर। लड़ लड़कर इतने मजबूत हो गए कि क्या आज उनसे कोई लड़ ही नहीं पा रहा। किनसे? इजरायलियों से। ठीक है, भारत का समर्थन करता है, हमने बहुत कम साथ दिया। हमारी जो विदेश नीति है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम इसका साथ नहीं दे पाए। लेकिन आज भी अगर चाइना हम पर क्या करता है, गलवान जैसी जब घटना होती है, इजराइल पीछे से बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं। है छोटा सा, भारत बहुत बड़ा देश है, 7वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है, 2.4%, पूरे विश्व का सिर्फ 2.4% भारत क्या करता है, क्षेत्रफल रखता है। लेकिन जनसंख्या कितनी है? अब शायद 17.7 बोल रहे हैं, पहले 17.5 बोलते थे शायद, 17.5 17.7। और अब पुराना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया सेंसस आने वाला है ना। नई जनगणना आएगी तो पता चलेगा कि हम संपूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या इस 2.4% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, तो हम क्या हैं, बड़े हैं इजराइल से बहुत ज्यादा। लेकिन नहीं बोलते हैं कि राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी साथ दे रही थी। तो ये कहता है मैं साथ हूं, तो एक बल मिलता है हमें, इजराइल साथ है। आप करो तो एक बार शुरू, मित्र हो तो ऐसा हो, है ना। ये समझ में आ गया। डेड सी लिखिए भाई, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है, 3rd सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। और धरती पर सबसे जो गहरा खड्ड है वो यही है, मतलब समुद्र तल से भी नीचे स्थित है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि समुद्र तल से नीचे स्थित सागर कौन सा है। अब ये अजीब सा लगता है कि समुद्र तल से नीचे स्थित सागर मतलब, तो जहां समुद्र तल से भी नीचे ये खड्डा है, दरअसल उस खड्डे, खड्डा मतलब छोटा मोटा ये रोड वाला खड्डा नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब जमीन जो है काफी नीचे है, उस जमीन पर क्या है, ये डेड सी है। ठीक है, बहुत खारा पानी है। इसकी सैलिनिटी जो है वो जरूर नोट कर लीजिए कितनी है, पर 1000 में। सैलिनिटी हमेशा परसेंटेज में नहीं होती है, ऐसे लिखा जाता है, यानी 1000 लीटर पर कितना ग्राम नमक होगा, कितना, माना 200 समथिंग होगा या 300, माना एग्जांपल दे रहा हूं कि 300 होगा, तो यानी 1000 ग्राम जब पानी होगा तो उसमें 300 ग्राम क्या निकलेगा, नमक निकलेगा। वैसे इसकी सैलिनिटी ढूंढिए कितनी है, डेड सी की सैलिनिटी। परेशान हो गए? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोगों की समझ में आएगा तभी वो जो आदित्यकार उपत्यकाओं में बैठे हुए हिमपुत्रियां और हिमपुत्र हैं उनकी समझ में भी आ पाएगा। हाँ,
परसेंट नहीं बोलते हैं, पर थाउजेंड बोलते हैं, मैंने कहा। क्या बोला मैंने? और इसकी 200 और 300 के बीच में आएगी सैलिनिटी। परसेंट उसमें मत बताइए मुझे, पर थाउजेंड ज्यादा बता रहे हैं, इतना नहीं है, कम है। अरे नहीं भाई, 200 और 300 के बीच में होगी। सैलिनिटी निकाली ना, सैलिनिटी ऑफ डेड सी वाटर। हाँ, 240 पर थाउजेंड, 240 ग्राम नमक निकलेगा 1000 ग्राम में, लगभग। वो भी अभी लगभग बोल रहा हूं मैं, बाकी जो ऑथेंटिक राइटर होंगे उनकी बुक में देखिएगा कि कितनी कितनी सैलिनिटी है। चलिए जी, इसके बाद इजराइल हो गया। उसके बाद कौन सा देश है? ईरान इराक के बारे में तो काफी कुछ बता चुका हूं मैं, फिर भी लिख लीजिए सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। करेंसी क्या है? रियाल। करेंसी क्या है इनकी? रियाल है। यहां पे कौन कौन से डेजर्ट हैं? सीरियन डेजर्ट है, नाफुद डेजर्ट है, रबल खाली डेजर्ट है। सीरियन डेजर्ट, नाफुद डेजर्ट, रबल खाली डेजर्ट, एम्प्टी क्वार्टर भी बोलते हैं, रबल खाली। मिल गया? बाकी हाँ जी, सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको पता ही है, अरब का प्रायद्वीप। इसमें बहुत सारे देश हैं। या एक क्वेश्चन लिखिए कि अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश हैं? अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश आते हैं, है ना? वैसे तो दिख रहे हैं सारे, पर फिर भी एक वर्टिकल में नोट्स बना लीजिए और ढूंढ के रखिए तब तक कौन कौन से देश आते हैं। फिर उसके बाद आ गया आपका सऊदी अरब में एक जेद्दा, एक जगह पड़ती है जो कि पोर्ट है, रेड सी के तट पर है, ये लाल सागर के तट पर। यहीं से जाते हैं मक्का मदीना। जेद्दा, जेद्दा, जेद्दा। अरब में जाओ बच्चे, सऊदी अरब में, इधर ऊपर दिखा सऊदी अरब, मोटा मोटा लिखा हुआ सऊदी अरब, ये लिखा हुआ। यहाँ पे जेद्दा दिखेगा, मक्का मदीना दिखेगा। पूरी कहानी बता दी मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब की, जन्म, मृत्यु, हिजरत, सब। खलीफा यहीं के थे वो सब। इस्लाम धर्म का जो उदय, मतलब पैदा हुआ है इस्लाम, वो यहां से हुआ है। कहां से? सऊदी अरब से। तो मक्का मदीना भी हाईलाइट करना है आपने, ठीक है? बाकी उसके नीचे एक देश दिख रहा होगा आपको, यमन। यमन की कैपिटल साना। यमन की कैपिटल साना। यमन और जिबूती के बीच में एक स्ट्रेट दिख रही होगी आपको, स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब। गेटवे ऑफ टीयर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टीयर्स। एक तरफ रेड सी लग गया और एक तरफ क्या लग गया? गल्फ ऑफ एडन। इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब। आंसुओं का द्वार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार, गेटवे ऑफ टीयर्स। बाकी कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, मैंने कहा था सबसे खारा सागर कौन सा है, तो लाल सागर है। अगर डेड सी ऑप्शन में ना हो, क्या करते हैं? डेड सी को भी देते हैं, जबकि डेड सी एक लेक है, क्या है? सागर नहीं है बहुत बड़ा। आपको दिख गया होगा कि कितना छोटा सा है इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर। यह है सागर, लाल सागर। तो सबसे सलाइन वाटर किसका है? सबसे खारा सागर कौन है? लाल सागर। क्यों है? क्योंकि कोई नदी इसमें नहीं, इसको क्या नहीं दे रही है? पानी नहीं दे रही है, सब डेजर्टेड पार्ट है। इधर अगर आप देखें, इधर इजिप्ट लग गया, वो भी डेजर्टेड पार्ट है, नील नदी के बेड को छोड़कर, है ना? तो कोई बड़ी नदी नहीं गिर रही है, इसलिए क्या है। बाकी सऊदी अरब के इस तरफ बाईं तरफ जब आप देखते हैं, तो मैंने कहा इजिप्ट और सऊदी अरब या इजराइल के बीच में एक प्रायद्वीप पड़ता है, सिनाई प्रायद्वीप। यूपीएससी का क्वेश्चन है, जिसके एक तरफ गल्फ ऑफ स्वेज और एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा। इधर शायद गल्फ ऑफ स्वेज है और इधर गल्फ ऑफ अकाबा है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, दिख रहा है? हाँ, गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर यमन के बाद कौन सा देश है?
ओमान है, ओमान की मस्कट है। इस इंस्टीट्यूट को बनाने में है भैया, ऐसा है ना, वो तो थे नहीं हम बहुत, टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो क्या हुआ कि इंस्टीट्यूटों को बनाने में मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। तो कोई मित्र था मेरा ओमान में, मस्कट में, उससे सहायता मांगी। तो मतलब कई देशों की करेंसी लगी है, तब जाके आप यहाँ पर बैठे हुए, है ना। यहाँ पर जौहर कॉम्प्लेक्स में, जौहर कॉम्प्लेक्स के लिए लिया था वैसे मैंने, पर यहाँ के लिए भी लिया फिर। ठीक है, ओमान हो गया, मस्कट हो गया, फिर यूएई दिखेगा आपको। अच्छा, यमन में एक क्वेश्चन, एक पॉइंट भूल गया मैं, एक बार यूपीएससी ने पूछा, सोकोत्रा एक आइलैंड दिख रहा होगा नीचे आपको, सोकोत्रा, जो जैसे राजमा का दाना नहीं होता उसके आकार का है सोकोत्रा, किसका पार्ट है? यमन का पार्ट है। दिख रहा है? ये क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार यूपीएससी ने बनाया। बाकी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कितने अमीरात हैं? कितने अमीरातों को मिलकर यूनाइटेड अरब अमीरात बना? ठीक है, बुर्ज खलीफा तो सुना होगा, बुर्ज खलीफा, उसकी हाइट बतानी है आपने मुझे, कितनी है? कितने में? 7 अमीरात से मिलकर यूएई बना है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, 7 अमीरातों ने मिलकर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, आज वो क्या कर रहे हैं, एक चीज इनकी समझ में आ गया कि एक ना एक दिन तेल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके दम पर क्या किया इन्होंने, जो रिच हुए हैं वो तेल के दम पर हुआ कि इनकी जमीन के नीचे क्या निकला? तेल निकला। अच्छा, सारे देश रिच नहीं हुए, कई बार ऐसा होता है कि सबसे बड़े भंडार मेरे ख्याल से वेनेजुएला के पास है। किसके पास? पहले उधर था, लेकिन अब जब नई खोजें हो रही हैं तो वेनेजुएला में बहुत बड़े भंडार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला की स्थिति वैसी की वैसी है, बहुत अच्छी नहीं है, उतने अमीर नहीं बने हो, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये जो बुर्ज खलीफा बन रहा, या जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं जो बन रहा है, या पाम आइलैंड जो बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे? आने वाले समय में टूरिज्म के दम पर इनकी इकोनॉमी चलेगी। इनकी समझ में आ गया कि अगर हम तेल बेच के खाते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या नहीं होगा? बचेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो अभी से इन्होंने टूरिज्म को क्या करना शुरू कर दिया? बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बड़े बड़े मार्केट बन गए हैं। खुद की संख्या तो बहुत कम है इन लोगों की, सारे तो बाहर के लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले। ठीक है, कानून बड़े सख्त हैं, बहुत सख्त कानून। भारत की तरह नहीं है कि सीढ़ी से ऊपर आए, गुटखा खाया, थूक दिया दीवार पर, थूक के दिखा दो, अगले दिन आएगा उसी सीढ़ी से, पर जीभ नहीं होगी उसकी। समझ में आया? चलो जी आगे। इस तरह के कानून, मतलब फालतू की चीजें नहीं, बहुत कैमरे वैमरे जो होते हैं बड़े सिस्टमेटिक जिसे बोलते हैं, फाइन अपने आप ही क्या हो रहा है, चला लो, तेज चला लो, मन कर रहा है तो चला लो, फाइन कट गया आपके वॉलेट में से। तो यूएई हो गया, उसके बाद कतर। अच्छा, बुर्ज खलीफा की हाइट पूछी मैंने, कितनी है? 828 मीटर। एक क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया क्या? कतर, दोहा। उसके बाद बहरेन, बहरेन की अल मनामा, बहरेन की अल मनामा। इसको आइलैंड ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ पर्ल। अच्छा, यूएई में आप देख रहे होंगे आगे टिप पर एक ओमान का वो है, क्या कलर दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है? यहां पे एक हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज जल संधि किन वाटर बॉडीज को मिलाती है? पर्शियन गल्फ को, द गल्फ को पर्शियन गल्फ बोलते हैं, फारस की खाड़ी। हिंदी में क्या बोलेंगे? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान से मिलाती है। और
कुछ लोग बोलेंगे यूएई को ईरान से अलग करती है, पर मैं बोल रहा हूं ओमान को ईरान से अलग करती है, क्योंकि यूएई के अगले पार्ट पर टिप जो दिख रहा है हॉर्मुज जल संधि, वहां पे आपको ओमान का कलर दिखेगा, दिख रहा है। बाकी मैंने बहरीन के लिए बता दिया कि अल मनामा बोलते हैं, अल मनामा सॉरी बहरीन की कैपिटल बहरीन ही है, इसको बोलते हैं, बहरीन की कैपिटल अल मनामा है, और बहरीन को क्या बोलते हैं, आइलैंड ऑफ पर्ल बोलते हैं, मोतियों का द्वीप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुवैत, कुवैत की कुवैत सिटी, कुवैत की कुवैत सिटी। उसके बाद इराक, इराक का नाम जो पुराना नाम है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता सुनी होगी, ये बता रखा मैंने। दजला फरात नदियां हैं, दजला को टिग्रिस बोलते हैं, फरात को यूफ्रेटिस बोलते हैं। अब दोनों का संगम कहां पर होता है, बसरा नामक जगह पर होता है। कहां पर होता है, सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा आपने, उसको मृत्युदंड दिया गया, फांसी की सजा दी गई है ना, उस पर केस चलाया गया था, दुजैल नरसंहार कांड, एक नरसंहार करवाया था कि उसने, दुजैल नरसंहार कांड, है ना, इराक, ठीक है। बाकी मेसोपोटामिया के मैदान है यहाँ पर। उसके बाद एक और देश दिख रहा होगा आपको उसके बगल में, जगह छोड़ते रहना भैया, कुछ कुछ जगह छोड़ते रहना, सोना मत। ईरान है, ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है, दिख रहा है, ईरान की तेहरान। बाकी एलबुर्ज, एलबुर्ज दिख रहा माउंटेन, कैस्पियन सी के जस्ट नीचे देखिए। एक तो एलब्रुश हमने जो किया यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, वो तो आपको कैस्पियन सी के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, दायां बायां पता है, दायां बायां दायां फौज में बोला जाता है, लेफ्ट साइड में एक आपको माउंटेन रेंज दिखी कॉकेशस, वो तो एलब्रुश है, एलब्रुश। मैं यहां पे बोल रहा हूं एलबुर्ज माउंटेन्स, वो कहां पड़ रहे हैं, आपके ईरान में पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ऐसे ही आपको दिखेगा क्या, भाई लाइट की तरफ देखना पड़ रहा है, देमबंद और कोह सुल्तान धुआरे कहां है, आंसर ईरान में है। एक होता है वॉल्केनो, एक होता है फ्यूमरोल्स, धुआरे बोलते हैं। जब क्या होता है, वॉल्केनिक गतिविधियां खत्म हो जाती हैं, लगभग खत्म नहीं बोले, कम हो जाती हैं, धुआं निकलता रहता है, देमबंद और कोह सुल्तान नामक धुआरे। बहुत पहले क्वेश्चन पूछ चुका, कहां पर है, आंसर ईरान में है। बाकी ईरान का पठार आपको पता ही है ना। बाकी जैगरोज माउंटेन रेंज कहां पर है, जैगरोज दिखेगा आपको ईरान के बाईं तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा होगा, जैगरोज माउंटेन रेंज कहां पर है, आंसर ईरान में है। दिखा, दिखा बालिके, ईरान के बाईं तरफ देखो, जहां पे तुम्हारी फिंगर है वहीं पे लिखा हुआ है, देखो, हाँ, जैगरोज माउंटेन रेंज कहां पर है, आंसर ईरान में है, ठीक है। हॉर्मुज जल संधि मैंने बता दी। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, ये पता है, फारस जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर मैंने अजरबैजान करा दिया था आपको, कैस्पियन सी के बाईं तरफ एक दिख रहा होगा देश अजरबैजान, बाकू कैपिटल है इसकी, तेल क्षेत्र है ये, समृद्ध तेल क्षेत्र बाकू। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान की अशखाबाद, दिख गया, अरे दिखा भाई, ठीक है। उसके बाद उज्बेकिस्तान दिख रहा होगा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंट, पक्का। शास्त्री जी मरे या मारे गए, एक पिक्चर देखी होगी आपने मिथुन दा की, है ना, तो एक ताशकंद समझौता हुआ था। अब प्रश्न ये है कि आपको पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ शास्त्री जी के समय में, फिर रूस ने बीच में क्या किया, बोला भाई समझौता करो, कब तक लड़ोगे, तो फिर ताशकंद समझौता हुआ। शास्त्री जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उधर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया, आज समझौते पे हस्ताक्षर हुए, अगले दिन मृत्यु हो गई किसकी, शास्त्री जी की।
ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि रहस्य है, क्यों हुई मृत्यु, कैसे हुई, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। पर फिलहाल ताशकंद समझौता कब हुआ और पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष कौन था जिसने शास्त्री जी के साथ क्या किया, हस्ताक्षर किए, किस पर? 10 जनवरी 1966 में, बिल्कुल। कौन था पाकिस्तानी? अयूब खान। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन था। हमारे शास्त्री जी थे छोटे से, पर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जरूरी नहीं है कि अगर दिखने में व्यक्ति छोटा है तो क्या वैसा होगा। और पाकिस्तानी अयूब खान की फोटो देखेंगे तो वो पता नहीं कहां था। ठीक है, अब समझौता हो गया, अगले दिन बोला उन्होंने कि जी कश्मीर पर ये नहीं होगा, लागू नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बड़ा क्रोध आया शास्त्री जी को, और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। 11 तारीख के आसपास शायद मृत्यु हो गई थी शास्त्री जी की। ठीक है, ताशकंद आपकी समझ में आ गया होगा। समरकंद एक जगह दिख रही होगी आपको, दिख रही है? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी दादी एहसाना दौलत बेगम की सहायता से गद्दी पर बैठा, है ना। अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, जो कि उसने तुर्की भाषा में लिखी, उसकी प्रारंभिक पंक्तियां ही यही है कि मैं